आज से चेंज कर दिया है हमने। चेंज ये किया है कि मैं ऐसे ही करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पहले पहले का मतलब ये मत डिसाइड करके बैठे रहो। आज थोड़ा सा तुम्हें आई होगी प्रॉब्लम कि 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। मैंने 8 से पहले भी एक बार भेज दिया था, दोबारा रीसेंड किया उसको। तो जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में आपको टाइम मिले तभी आप अपना वो लेक्चर देख लिया करो। और फिर हम लगभग 8:30 8:40 के अराउंड लाइव क्लास रोज अटेंड करेंगे, जिसमें जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना उसी को ही थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उस पर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगी। देखिए, तो भाई हमारा टॉपिक यूनिट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही है और सेकंड लेक्चर था आज हमारा। इसका सेकंड लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करके आए हैं स्टूडेंट, जो कि था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब भैया सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ट्रांसवर्स, इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर यहाँ पर क्या शो करना चाह रहा है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेव्स जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर वेव इधर चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस, जिस वर्ड को बोलते हैं प्रोपोगेशन डायरेक्शन, तो पार्टिकल भी इधर ही ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे। अब पहली चीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल तो सोर्स है। चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट उस चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऑसिलेट कर रहा है। जैसे एक स्टूडेंट का कल क्वेश्चन आया कि सर वो चार्ज पार्टिकल तो अपनी जगह, जैसे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हमने कि यहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल आयोनाइज वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो फिर आगे कैसे वो डिस्टर्बेंस जा रही है। देखिए, चार्ज का ऑसिलेट करना, पॉजिटिव का ऐसे हिलना, तो साथ साथ उसका फील्ड भी तो हिलना ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और इसके ऑसिलेट करने से वो फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है, तो जिससे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही है। तो ट्रांसवर्स नेचर में ये होता है कि अगर एक कोई भी वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, तो वो वेव जिस कंपोनेंट से मिलके बनी है वो कंपोनेंट यहाँ पर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बिल्कुल नहीं होंगे, वो या तो वाई में होंगे या जेड में होंगे। तो ये उसका ट्रांसवर्स नेचर आता है। तो सिंपली आपको ये, भाई म्यूट रखिए, पीछे से म्यूट रखो, ध्यान रखो इस चीज का। हाँ, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, और फिर हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है। एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया था। पूछा जाए कि कैसे प्रूव हुआ था। S1 S2 दो ये हमने मेटेलिक स्फीयर या डिटेक्टर में भी यूज कर रखे थे। तो जब ये S1 डैश और S2 डैश इसके पैरेलल था ना, तभी यहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही थी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके और फिर स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। तो क्लियर है सभी को ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है, मैथमेटिकली प्रूव किया है, और उस प्रूव में हमने ये किया है। मैं ब्रीफ समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन ही, पूरा जो आपने लेक्चर पढ़ा है उसका एक बार ब्रीफली चेक कर लेते हैं। क्या था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस, और वेव भी हमने मानी कि चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हमने प्रूव कैसे किया है अपना, कि जो अपना अज्यूम किया है, जो हमने माना है, अपनी बात को गलत प्रूव करने का एक तरीका या मैथमेटिकली। तो जो हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, ये हमने गलत प्रूव करके बताना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अगर डायरेक्शन में वेव चल रही है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो वेव चल रही है उसकी डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने इसी डायरेक्शन में मान लिया। तो हमने अपनी इस बात को गलत प्रूव करके बताया, और इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई किया। गॉस थ्योरम के लिए हमने एक क्लोज 3 डायमेंशन सरफेस लिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया, एक 3 डायमेंशन के अंदर
ये क्लोज सरफेस हो गया, इसके कुछ पॉइंट मार्क किए थे ABCD EFGH। ये हो गई सर एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। तो बच्चों इसमें जब हमने इसको प्रूव किया है इसको मैथमेटिकली, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि देखिए यहाँ पर फ्लक्स तो जीरो हो गया क्योंकि इसका नॉर्मल ये था, इलेक्ट्रिकल इधर मान रखा है हमने 90 डिग्री का एंगल। तो जो एरिया XZ प्लेन में है, XZ प्लेन वाले एरिया, वहीं पर फ्लक्स मिलेगा आपको, क्योंकि XZ नहीं YZ प्लेन के जो एरिया है वहां पर आपको फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि YZ प्लेन का जो नॉर्मल डालेंगे वो x के लॉन्ग आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x के लॉन्ग है। तो यहाँ पर थीटा 0 या 180 जो बनता है, तो एक तो इसके अक्रॉस आया फ्लक्स, एक इसके अक्रॉस आया फ्लक्स, इसका नॉर्मल n कैप, इसका नॉर्मल आउटसाइड n कैप। ये एंगल थीटा यहाँ पर 0, ये एंगल थीटा यहाँ पर 180। थीटा समझ जाएंगे ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, कम ज्यादा कम ज्यादा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वेरी कैसे कर रहा है, यहाँ EX है और यहाँ पर E-X है। तो हमने इसको सोल्व करके फाइंड आउट किया कि EX तो E-X के बराबर आ गया। तो हमने जो बात मानी वो गलत प्रूव होगी। अब मुझे कोई इसका जवाब दे कि सर इसे इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो बात गलत प्रूव हुई, इसका कंक्लूजन ये निकला। आपने अगर वीडियो ठीक से देखा है तो हाँ भी बताइए, इस पॉइंट से कैसे क्लियर कर पाए हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर आया है यहाँ पर। नेहा बताएगी। यस वेरी गुड, नेहा बताइए। सर इसका मतलब है कि ये जो नेचर है वो स्टैटिक है, स्टैटिक नेचर है, कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक, लेकिन स्टैटिक नेचर वेव है। स्टैटिक नेचर बिहेव नहीं करती। नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करनी होती है, चेंज करना होता है, कम ज्यादा इस तरह से होना होता है। तो इधर तो हो ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कम ज्यादा, तो या तो वो वाई के लॉन्ग होगा या जेड के लॉन्ग होगा। तो इसलिए हमने, और यहाँ पर गॉस थ्योरम हमने अप्लाई की थी बच्चों, E.ds पूरे एक क्लोज सरफेस ABCDEFGH, ये पूरा फ्लक्स हमने जीरो जीरो क्यों लिखा बताइए, इसमें पूरा फ्लक्स जीरो क्यों लिखा? गॉस थ्योरम से ये सर फ्लक्स इनसाइड जीरो, इनसाइड क्योंकि में डाइट होती है। इनसाइड चार्ज नहीं होता है। हाँ ठीक है। और फिर हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में करके लिखा था और फिर वहां से पूरा सोल्व किया तो ये वैल्यू आई थी। सिमिलरली हम यही कर सकते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा हो जाता है B.ds, उसको अभी हम पूरा जीरो कर देंगे। वो हमने गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड में कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि भैया अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वाई के अलोंग, ऐसे दिखा रहे हैं, या आप जेड में दिखा सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका मिलेगा जेड के अलोंग, और ये एक्स एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब मैं आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछूंगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन थी ये, कि ये कैसे पता चले। ये तो आपने प्रूव कर दिया कि E और B एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मिलेगा, लेकिन E एंड B एक दूसरे से परपेंडिकुलर कैसे है? ये E और B एक दूसरे से परपेंडिकुलर कैसे हैं? इस बात को अगर पूछा जाए तो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? कोई भी बताइए। यस, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हम जो यहाँ पर वायर यूज करते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको वीडियो में बताया कि वायर हमारी सिलेंड्रिकल, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल के मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मली मिलता है। तो E और B एक दूसरे से नॉर्मली होते हैं, एंड साथ ही साथ वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर है। तो एक अच्छा सा डायग्राम आपको ड्रा करना आना चाहिए इसका, ठीक है। और वो डायग्राम आप ये बना सकते हैं कि जी ये हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरी कर रहा है लाइक वेव की तरह से, लाइक AC करंट की तरह से, तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। 3 डायमेंशन आपका डायग्राम लगना चाहिए। तो जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई के अलोंग है, ये जेड के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
तो भैया ये एक टॉपिक था हमारा ट्रांसवर्स नेचर। आपके दिमाग में अब कोई भी क्वेश्चन रह रहा है, कोई डाउट रह रहा है तो पूछ लीजिए। सर यस। सर जो ये बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है, एक बार ये लास्ट टॉपिक दोबारा बता दो। आप एक बार कोमल वीडियो भी चेक कर लेना, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है ऐसे, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे होते हैं। एक चीज बच्चों ध्यान रखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर करंट है तो सरफेस के साथ साथ मिलेगा। जैसे ये एक सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल वायर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ साथ मिलेगा, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट कर पाएंगे, तभी तो करंट बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज किसी सरफेस पे रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल, और यहाँ पर उसका ये इसके अलोंग ही मिलेगा, ये हम कह सकते हैं इसके साथ साथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आप राइट हैंड थंब, कोमल आप यूज करना राइट हैंड थंब रूल को, कोई भी जैसे एक पेन ले लिया हमने, तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे, लाइक इसके ऊपर चेक करेंगे जस्ट वायर के, तो इधर होगा, नीचे चेक करेंगे तो इधर होगा, यहाँ चेक करेंगे तो ऊपर होगा, यहाँ चेक करेंगे नीचे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल एक्ट कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। तो ये हम बता सकते हैं कि ई और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई पुटअप कीजिए। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स को लेके, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ई और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर मिलेंगे एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक टॉपिक हमारा आज के लेक्चर में ये था भाई। इसके बाद प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको यहाँ एक प्रॉपर्टी डिस्कस कराई है, और वो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी को लेके। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए बोलिए एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यस, हाफ हाँ ठीक है, गुड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया ये इंस्टेंटेनियस मिलेगी भैया, क्योंकि जो ईएम वेव्स है वो एसी की तरह है, जैसे कि आप पढ़ के आए आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट मैक्सिमम करंट, ऐसे ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है। अब आप इसमें भी मैक्सिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम क्या आ जाएगी, या आप एक एवरेज रखें तो एवरेज में लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम स्क्वायर। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ईएमएफ मत बोल देना, इसलिए ईएमएफ का मैंने ऐसे सिंबल ले लिया था। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये ईएमएफ हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए सिंबल हम अलग अलग यूज कर लेते हैं ताकि हमें खुद कंफ्यूजन ना हो। एप्सिलॉन यूज किया है, ईएमएफ यूज की है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ईआरएमएस लिख देंगे जब इसके एवरेज डेंसिटी की बात होगी तो, और बाकी फिर वही मैक्सिमम की बात करनी हो तो ईआरएमएस में आप अपना ई नॉट अपॉन में √2 लिख के कर सकते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाली, बताइए मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें भाई? हाफ v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और ये कैसे आई ये आपको बताया था। ई और बी में क्या रिलेशन होता है, जल्दी बताओ। E अपॉन b इज इक्वल्स टू c। सी अपॉन बी। ठीक है, मतलब ठीक है, पढ़ा है, लेक्चर समझ में आ गया है तुम्हें। E अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी, ये भी हो गया है। और भाई इसमें आप दोनों इक्वल एनर्जी को शेयर करते हैं, और दोनों को ऐड कर दोगे तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। बस यही सब कुछ है, एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है। तो थ्योरी में इतना कुछ मुश्किल काम था नहीं, आई थिंक आ गया होगा सबको ठीक से समझ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, रेडी रहिए। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक ईएम वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी
25 megahertz frequency, travel in a free space, travel in a free space, एक फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है along x direction, along x direction at a particular point in a space, at a particular point, जिस स्पेस में वो चल रही है, इन ए स्पेस, वहां पर जी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया आपको कि E इज इक्वल्स टू 6.3 जे कैप। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, सिर्फ मुझे मैसेज करेगा चैट बॉक्स में जाके, और मैं चेक करूंगा कि कौन कौन कर पा रहे हैं क्वेश्चन को और किसका ठीक है। किसी को भी मैं यहाँ पर इंडिविजुअली नाम लेके नहीं बोलूँगा, गलत भी हो गया तो भी, लेकिन ट्राई सबने करनी है, फिर चाहे गलत आंसर आपका आए। वोल्ट पर मीटर बोलना नहीं आंसर को, सिर्फ मेरे पास चैट बॉक्स में आंसर भेजना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया भैया यहाँ पर 6.3 जे कैप। व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट, बी की क्या वैल्यू होगी विद वेक्टर, मतलब बी वेक्टर पूछ रहा हूं मैं, क्या होगा ये बताइए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ। यस, करिए क्वेश्चन, और आंसर कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में अपना आंसर भेजेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सही कर पा रहा है। कीजिए क्वेश्चन। एक आंसर आ गया है। ठीक है पूजा, आंसर इसमें डायरेक्शन नहीं शो करी, ये वैल्यू निकाल दी, डायरेक्शन शो करो, आंसर को पूरा करो। बाकी भेजे भाई अपना जवाब। एक और आंसर आया मेरे पास। रिचा ने आंसर भेजा है, एकता ने आंसर भेजा है, बट एकता ने डायरेक्शन नहीं दिखाई है। यस, फिजिक्स, वेरी गुड, नाम ही उसका फिजिक्स है। फिजिक्स है तो वो तो फिर काम करेगा ही। कौन है भाई ये फिजिक्स? फिजिक्स का आंसर आ गया है। अगर ई बार एक्स हो तो एकता और पूजा डायरेक्शन भी भेजे। हाँ ठीक है, आ गई है डायरेक्शन इनकी। राहुल शर्मा का आंसर आ गया है। बाकी बच्चों भी करो भाई। बस भाई, और कोई नहीं भेजेगा अपने आंसर? विवेक का आंसर आया है। इसके बाद बस भाई, इससे ज़्यादा और मैं वेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतने ही टाइम का क्वेश्चन था। सागर यादव बताइए भाई, सागर क्या पूछना चाह रहा है सागर? चलिए अब हम जवाब दे देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ भाई देखिए, चलिए कुछ बच्चों ने भेजे हैं अपने आंसर, ठीक भी हैं, और ज़्यादातर के ठीक है जिन्होंने भेजे उनमें से। तो बच्चों बी की वैल्यू बतानी है विद डायरेक्शन। देखिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को।
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी फ्रीक्वेंसी की ट्रेवल कर रही थी एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमें मिल गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जी, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है जी वाई एक्सिस में, कैसे पता चला कि ये जे कैप दे रखा है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर जेड एक्सिस में, मतलब कि आप पीछे लगाएंगे के कैप। ये लो आधा आंसर तो यहाँ से आ गया। अब B कितना आएगा, अब रिलेशन E अपॉन में B इज इक्वल्स टू होता है C। तो सर इसका क्या करें, इसका कुछ मत करो, जरूरी नहीं है कुछ करना है, जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ दे रखा है उसको लगाना ही लगाना है, नहीं लग रहा है तो छोड़ो उसको। तो B इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा E अपॉन में C और साथ में लग जाएगा K कैप, वैल्यू रखो और आंसर। E की वैल्यू 6.3 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और पीछे लगा जी के कैप। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2.1 इंटू 10⁻⁻8 कैप, के कैप और टेस्ला, ये पूरी वैल्यू है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। आया भाई समझ में? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए अब छोटी सी क्लास रहा करेगी, लाइव क्लास, परेशानी नहीं होगी तुम्हें, बस ये है कि आप पहले वीडियो देखें, आप यही चलाते हैं। अच्छा ठीक है ना, ये प्रोसेस मुझे बताओ, अगर किसी को नहीं सर इसमें तो दिक्कत आ रही है, भाई हम तो हर तरीके से तुम्हारे हिसाब से मोल्ड हो रहे हैं। नेटवर्क इशू आता है तो कि सर लाइव क्लास में प्रॉब्लम आती है ना, पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन तुम किसी तरह से पढ़ लो बस। यस सर बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स कौन है मुझे ये तो पता चले। बताएगा ही नहीं तो भाई फिर क्या कर सकते हैं, चलो कभी तो पता चलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे कोई जल्दी तो नहीं है, तुम्हारी क्लास तो नहीं है अभी? सर हाँ तो एक क्वेश्चन और कर लो, बस एक ही क्वेश्चन। E इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन बतानी पड़ेगी ना तुम्हें, लेकिन इक्वेशन बतानी पड़ेगी, चलो कोई जरूरत नहीं है अभी इक्वेशन की। E इज इक्वल्स टू काम चल जाएगा बिना बताई, 50 साइन 2 पाई अपॉन में लैम्डा Ct माइनस एक्स न्यूटन पर कूलम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेव प्रोपोगेट करती थी जिसको कि हम बोलते थे प्रोग्रेसिव वेव, इसलिए कहता था भाई 11th क्लास में पढ़ लो, ओसिलेशन वेव्स को पढ़ लो ठीक से, काफी काम आएगी ये वेव वाला चैप्टर। एसी में काम आया हमारा, अल्टरनेटिंग करंट में, ईएम वेव्स में काम आ रहा है, अभी तुम पढ़ोगे तो जाके ऑप्टिक्स में काम आएगा ये वेव्स वाला चैप्टर। तो ये इक्वेशन होती थी प्रोग्रेसिव वेव की, जिसको अलग अलग तरह से मॉडिफाइड करते थे, ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड करते थे ये वाली इक्वेशन। फिर भी मैं चलो बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कितना कुछ याद मिलेगा। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, याद आया कुछ? अरे याद आया कि नहीं आया? यस सर। तो याद आया तो लेफ्ट टू राइट वाली इक्वेशन क्या होती थी बताओ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाली y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है इक्वेशन Minus. माइनस के एक्स। इसमें के क्या होता था, के बोलो बोलो, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये कांस्टेंट वैल्यू, ओमेगा कितना 2 पाई बाई टी, ये वाली वैल्यू। तो कहाँ भाग गया, एक मिनट, इसको भी बड़ी जल्दी है जाने की। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा में रखा 2 पाई बाई टी माइनस के में रखा 2 पाई अपॉन में लैम्डा एक्स और एक टी, तो ये रह ही गया, तुम तो कुछ बोलना मत। y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई दोनों में से कॉमन, और यहाँ पर 1 बाई टी बनेगा म्यू, म्यू टी माइनस 2 पाई बाहर चला गया तो x अपॉन में लैम्डा, ये आ गया। अभी वो बनी इक्वेशन? नहीं बनी,
कोई बात नहीं, बना के छोड़ेंगे जो एक क्वेश्चन में बना रखी है। y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई म्यू में रखा हमने c अपॉन लैम्डा। लो अब कैसे नहीं बनेगी, तो ये लैम्डा आ गया बाहर, यहाँ से कट गया, ct माइनस एक्स बन गई कि नहीं बन गई ये इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव की। ये तुम्हारा बन गई। क्वेश्चन रहा। अब तुम्हें बताना है बच्चों इसके अंदर कि ये एक इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। फाइंड द एनर्जी कंटेन इन ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, तो तुम उसमें ना बस मुझे एक काम कर दो, एनर्जी डेंसिटी बता दो, एवरेज एवरेज भी नहीं, सिर्फ एनर्जी डेंसिटी बता दो क्या आएगी, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी बता दो। चलो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी क्या होगी इसकी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि इसमें ना और भी पार्ट पूछ रखे हैं, वो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को देखते हुए आप मुझे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी बता दो इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरी वेव की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कितनी होगी मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, हाफ 1.1 into 10⁻⁸. हाँ 1 पॉइंट एवरेज। ये पूरी निकाल दी तुमने शायद राहुल, ये पूरी आ गई Yes, है। sir. हाँ लेकिन मैंने पूरी नहीं पूछी ना भाई, मैक्सिमम एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ओनली बतानी है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ क्या करते थे भाई, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं ERMS का स्केयर कर देते हैं एवरेज के लिए, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS में रखूंगा मैं E नोट Note of अपॉन E में naught √2, by तो root E two. नोट स्केयर अपॉन में 2, तो भैया होगी 1/4 एप्सिलॉन नोट और E नोट स्केयर। राहुल ये गलती हो गई है, ठीक है, yes, sir. हाँ इसको ठीक कर लेना है। तो ये आपके पास मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अगर मैं ये कहता कि आप बताइए मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव्स, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरी वेव की, तो क्या बताया हमने जो लेक्चर में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में मिलेगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, प्लस में फिर और कर देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, तो ये बन जाएगी ये 1/4 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में समझाया है, जिसने देखा होगा पूरा तो वो समझ गया होगा कि ये दो क्यों ऐड कर दी, क्योंकि इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में मिलेगी ये। तो सर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखो ना इसको, तो फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे हाफ B नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, लेकिन हमारे को B की टर्म्स में नहीं दे रखा ना क्वेश्चन, हमारे को तो E की टर्म्स में दे रखा है। तो वहां से आप जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फिर ये आंसर राहुल वो आएगा जो तुमने पहले बताया, 1.1 इंटू 10⁻⁸ यूनिट लग जाएगी बच्चों जूल, और डेंसिटी है तो पर यूनिट वॉल्यूम, और नीचे लग जाएगा मीटर क्यूब। आया समझ में क्वेश्चन? अभी तो फिर भी Yes, sir. तो ये है क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे चलते जाएंगे। अभी के लिए बस इतनी ही लाइव क्लास बहुत है आपकी, क्योंकि साथ में आपकी तो यही प्रोसेस रहेगा अभी अब आगे का। देखते हैं इससे कुछ और बेनिफिट होता है तो सारे बच्चे क्लास ले पाते हैं, तो इससे तो ऐसे ही मैं तुम्हारे पास कल वीडियो पहले भेज दूंगा, आप लेक्चर देख के रखेंगे, और फिर उसके बाद हम लाइव क्लास में आएंगे। 8 बजे का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये मान के चलो 7 से 10 पूरा या 9:30 बजे तक टाइम हमारा ही है फिजिक्स का, तो उस टाइमिंग के अंदर आप हमें काम करना है। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है इस मेथड से भी, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे कि सर नहीं इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तुम्हें लाइव की, बताओ मुझे, Yes, sir. No, कोई sir. जरूरी नहीं है, हाँ बस अपना यहाँ से समझ No, लेना। sir. ठीक है,
ओके, अब खत्म करते हैं क्लास को, आज के लिए काफी है। ये कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। कोमल अभी आ रही है, अब तो जाने का टाइम हो गया। कोमल अब क्या आएगी?